नमस्कार बच्चों। अध्याय 2 वास्तविक संख्याएं आज से शुरू कर रहे हैं हम। अब तक हमने जो समझा था वो वैदिक गणित को समझा था अलग अलग पार्ट में। कभी वर्ग किया था, कभी घनफल किया था और कभी भाग की अलग अलग विधियां की थी। ठीक है, आज हम वास्तविक संख्याओं की ये शुरुआत है। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि पहले दिन हम उनके बेसिक्स, चाहे वो आप 8th में पढ़ के आए हो चाहे 9th में पढ़ के आए हो, क्योंकि पुराना ज्ञान एक बार याद करवाना जरूरी है। ठीक है, ये हमारा मानना है। स्थायी तरीके से आपको समझ में आए, इसके लिए हम रियल नंबर्स क्या है वो समझा रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन हम इस तरीके से ले रहे हैं बच्चों, वास्तविक संख्याएं को 2 भागों में बांटा गया है। वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती है? रियल नंबर्स में 2 भाग हैं। कौन कौन से? एक तरफ परिमेय है और एक तरफ अपरिमेय है। यस, इसके 2 भाग हमने किए वास्तविक संख्याओं के। एक तरफ परिमेय संख्याएं और दूसरी ओर अपरिमेय संख्याएं। ठीक है। अब जैसा आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि ये परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में। लिखा जा सकता है। और ये तो आपको मालूम ही है ना, Q इज नॉट इक्वल टू 0, बटे में शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी परिमेय संख्याएं। और अपरिमेय सीधी सी बात है, जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, इसमें भी वो Q इज नॉट इक्वल टू 0, दोनों में ही है वो शर्त। यस, शुरुआती दौर की वजह से ध्यान रखना बच्चों, ये वास्तविक संख्याओं में कुछ एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और कुछ इस तरह की चीजें हैं, और वो इस बेसिक के तुरंत बाद में हम लेंगे। अब परिमेय संख्याओं में एक है बच्चों प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्याएं, जैसा आप लोग सभी जानते होंगे, प्राकृत संख्याओं को संकेत जो है वो n है नेचुरल नंबर्स के हिसाब से। और यहां ये शुरू होती है 1 2 3 4 वगैरह 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 वगैरह, मतलब इनफाइनाइट तक, अनंत तक, डॉट डॉट अनंत तक को दर्शा रहा है। और इसी में अगर शून्य और आ जाए तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती है बच्चों। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। और इसमें 0 1 2 3 इस तरह से अनंत तक संख्याएं होती हैं। और इसमें अगर नेगेटिव संख्याएं और डाल दी जाए, ऋणात्मक संख्याएं, तो वो संकेत तो Z से प्रकट किया जाता है, इंटीजर्स इनको बोलते हैं। और ये माइनस अनंत से चलता हुआ -3, -2, -1, 0, 1 2 3 और अनंत तक, इनको कहते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, पूर्णांक। ये सभी तीनों जो आप लोगों को दिख रहे हैं, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक, वो सभी परिमेय संख्याओं के सदस्य हैं, रैशनल नंबर्स। ये रैशनल, इर्रैशनल, इनमें कौन कौन सी संख्याएं हैं वो भी हम देखते हैं। तो यानी कि ये जो संख्याएं दिख रही है ना बच्चों, ये तो बटे में है ही नहीं। 5/7 अभी तक आप लोगों को नजर ही नहीं आई। जैसे बच्चों सुनो, अगर हम आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसमें आप प्राकृत संख्याओं में से लेंगे। लेकिन कभी किसी मामले में शून्य भी हो सकता है। कोरोना टाइम में ऐसा हो रहा है कि क्लासेस में कोई स्टूडेंट ही नहीं दिख रहा है, तो वो पूर्ण संख्याओं में से शून्य आ रहा है उसमें। और ऐसे ही नेगेटिव अगर और आ जाए, ऋणात्मक, कभी हमारे को रुपए लेने भी पड़ते हैं, देने भी पड़ते हैं, कभी हम सरफेस के नीचे भी जाते हैं, ऊपर भी जाते हैं ना, भूतल से, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। किसी भी तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव को आप समझ सकते हो।
यस। अब इनके अलावा जितनी भी ऐसी संख्याएं हैं, जैसे 5/7, 2/9 या 15/3 अगर लिखा हुआ है तो वो कट के 5 आ गया बच्चों। चाहे वो P/Q की फॉर्म में था, लेकिन वो सिंप्लीफाई हो गया, उसका कट के ये 5 आ रहा है। तो ये सभी हमारे परिमेय संख्याओं के सदस्य हैं। ठीक है। अब अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं, आइए देखें। और इनमें हमने आपको बताया भी था कि ये अगर दशमलव प्रसार इनका हम देखें, जो 9th के आपका जो चैप्टर था, कौन सा, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, उसमें सभी थे शांत और अशांत वाले मामले में। कि जैसे ये 5/7 लगातार आगे तक रिपीट करते हैं इसकी वैल्यूज। 5/7 अगर आप दशमलव मान निकालें तो 0.714285 और इस पे बार लगेगा बच्चों। तो आपने देखा ये अनवसानी और आवर्ती दशमलव देते हैं, यानी अशांत अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसमें क्या होता है, अपरिमेय संख्याओं में अगर मैं वर्गमूल 2 का मान निकालूं बच्चों, तो जितनी बड़ी स्क्रीन होगी, उतने डिजिट्स उसमें आएंगे। ठीक है। इसी तरह से वर्गमूल 3, वर्गमूल 4 लिख दिया तो गलत है बच्चों। वो वर्गमूल 4 किस में गया, परिमेय का उदाहरण हुआ। और इसी तरह से वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, ये सभी अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। क्योंकि अगर हम कैलकुलेटर पे इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करें, कुछ बच्चों का कहना है कि सर एक बार हमारे सामने कर ही लीजिए, तो बच्चों आप लोगों को आज प्रैक्टिकली समझा ही देते हैं। ये देखिए, इसके लिए हमारे सामने है स्क्रीन और रूट की वैल्यू हमारे को चाहिए। ये रूट का साइन हमने लिया, और √2, ये √2 की वैल्यू हमारे सामने जो नजर आ रही है 1.4142135562, ये तो सीमित डिजिट है। और इसी को अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करें ना बच्चों, तो इनकी वैल्यूज और बड़ी आएगी हमारे पास। यस। अब हमारे पास में डिजिट्स अथाह सागर आ चुकी है, 1.414213562373095048, फिर 8016, ऐसे बच्चों खत्म ही नहीं हो रही। पता है क्यों? क्योंकि ये अशांत अनावर्ती है, रिपीट भी नहीं होते और खत्म भी नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ये सभी अपरिमेय हैं। इन सबको मिला के जितनी बोर्ड पे लिखी हुई है, वो सभी को मिला के वास्तविक संख्याएं होती हैं बच्चों। वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है, चाहे वो √2, √3 वगैरह हो। ये आपने 9th में पढ़े थे बच्चों। इस बार 10th में आप लोगों के इनको अपरिमेय संख्या प्रूव करने का, सिद्ध करने का सवाल बनता है बच्चों। थोड़ा सा एक लेवल हम ज्यादा चल रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए। अगर मैं वर्गमूल 9 लिखूं तो वो अपरिमेय का उदाहरण नहीं है, वो परिमेय का उदाहरण है। वर्गमूल 7 चलेगा, वर्गमूल 8 भी चलेगा। वर्गमूल 8 में एक पेयर बाहर आ रहा है, तो 2√2 एक ही बात है। वर्गमूल 8 2 वर्गमूल 2 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि उसमें 2 का एक पेयर बन रहा है। किसमें? अरे वर्गमूल 8 में बच्चों। तो ये सभी ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसके अलावा कुछ संख्याएं हम और बना सकते हैं, जैसे इस तरह से 0.1010001 और डॉट डॉट जरूर लगाना है बच्चों, क्योंकि ये अनवसानी, नॉन टर्मिनेटिंग है इसलिए। और रिपीट तो हो ही नहीं रही, यहां पे एक जरूर आ रहा है, 0 भी आ रहे हैं, लेकिन अलग अलग संख्या में आ रहे। और एक बच्चों जो आपको थोड़ा सा डाउटफुल लाता है, वो है पाई का मान। पाई भी एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। तो एक बार हम यहां पे थोड़ा सा बांट देते हैं इसको, जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो। कि इस तरफ हमारा ये जो भाग दिख रहा है आप लोगों को, ये अपरिमेय वाला पार्ट है, इस लाइन के इधर की तरफ। ठीक है, ये अपरिमेय। पुनः हम समझाते जरा।
P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्याओं को भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, जबकि परिमेय संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, चाहे वो डेसिमल फॉर्मेट में हो, किसी भी तरह से हो। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक हमने आपको बताए। इनके अलावा ये जो भिन्न वाली जो तमाम संख्याएं हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉइंट में हो, चाहे किसी भी तरह की हो, वो सभी परिमेय संख्याएं हुई। और दोनों मिलके जो हुई वो अपरिमेय संख्याएं हुई, दोनों मिलके वास्तविक संख्याएं हुई, यानी परिमेय और अपरिमेय, रैशनल और इररेशनल, दोनों मिलके रियल नंबर्स बनाते हैं। अब बच्चों सुनो, एक बात बताऊं कि अगर हम अलग अलग पूछें उसकी बजाय, देखो अगर मैं वर्गमूल 4 का मान पूछूं तो वो प्लस का 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। लेकिन अगर हमने वर्गमूल के अंदर की तरफ नेगेटिव साइन लगा दिया, वर्गमूल 4 रूट -4, अब इसका मान क्या होगा? वर्गमूल -4 का मान क्या होगा? कुछ बच्चों का कहना है कि सर +4 होगा, कुछ का कहना है कि नहीं सर -4 होगा। तो बच्चों सुनो, +4 भी गलत है और -4 भी गलत है। तो ऐसे जो रूट के अंदर जो मान आ रहे, वर्गमूल के अंदर नेगेटिव ऋणात्मक चिन्ह लेके आ रहे, वो वास्तविक संख्याएं नहीं है। अगर आप 11th में साइंस मैथ्स लेते हो तो उसके अंदर अलग से आप लोगों के इस तरह के चैप्टर्स आएंगे। उसमें एक आयोटा का फिगर आता है, आयोटा वर्गमूल 1, वो भी किसमें? माइनस में। उसको एक आयोटा सिंबल आप लोगों को मिलेगा, तो वो अलग एक्सरसाइज है। अभी तो आप केवल ये ध्यान रखिए, अगर वर्गमूल के अंदर नेगेटिव साइन आ गया, आप लोगों के एक चैप्टर में आएगा बच्चों, बहुपद में द्विघात समीकरण, बहुपद में पॉलिनोमियल्स में द्विघात यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, उसके अंदर आएगा डी का मान जब नेगेटिव आएगा तो उसके मूल जो है ना, मूल रूट्स, वो रियल नहीं होंगे, वो इसी वजह से नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे, ये ध्यान रखिए। तो अब हम आप लोगों को अपने चैप्टर के अंदर कुछ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है वो समझा रहे हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ध्यान से समझिए, क्योंकि उस पे आधारित हमारे काफी सवाल हैं। ठीक है, देखिए, चूंकि ये पहली क्लास आप लोगों की वास्तविक संख्याओं की है इस सत्र की, इसलिए ये पुरानी एक्सरसाइज को समझाना बेहद जरूरी था बच्चों। यस, आप लोगों को अपनी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 29, वहां पे फ्रंट पेज पे ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दिख रही होगी। नाम थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इंग्लिश में बोलते हैं इसको। अब इन्होंने क्या बोला, इसको संक्षिप्त में समझने के लिए नेक्स्ट पेज पे चलिए बच्चों, आप लोग पेज नंबर 3030 पे आइए। और समरी में तो होगा ही होगा बच्चों, लास्ट में जो सारांश रहता है चैप्टर का, महत्वपूर्ण बिंदु जो लिखे रहते हैं, उस जगह पे भी ये चीजें मिलेंगी आप लोगों को। उसका भी हम पेज नंबर बता देते हैं। यस, पेज नंबर 45 पे भी ये मिलेंगे महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत। अब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को परिभाषित नहीं कर रहा हूं, परिभाषा तो आपको बुक में भी मिल जाएगी। उस परिभाषा को समझना जरूरी है कि ऐसा उन्होंने क्या दिया। ठीक है ना बच्चों, समझिए इधर प्रैक्टिकल वे में, फिर परिभाषा हम बता देंगे आप लोगों को, चिंता मत करो। जैसे मान लीजिए हमने एक कोई नंबर लिया 48 और इसको डिवाइड करना है 7 से, तो इसमें 48 तो कहलाता है बच्चों भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। और जो 7 है वो कहलाता है भाजक। अब 7 का पहाड़ा आप लोग सभी जानते हैं, 7 2 7 49, 7 7 या 49, वो तो इससे बड़ा हो गया ना। इसके नीचे चलो, 7 से 6 बार गया तो 42 आया, 42।
शेषफल 6, शेषफल 6, कंफ्यूज मत हो ना, 6 ये है, 6 ये है, तो यहां पे हमारा जो भागफल है वो 6 आया, भागफल, भागफल। अब इसमें ये तो सभी भा से चालू हो रहे हैं बच्चों, भागफल। और अब जो बचा वो है शेषफल, शेषफल। इसमें एक बात उन्होंने बताई कि अगर किसी बच्चे ने मान लीजिए 48 को डिवाइड किया 7 से, लेकिन उसने 6 बार नहीं बोल के, 6 बार नहीं बोल के 5 बार ही बोला कि 7 पंजे 35 और शेषफल इधर 3 और इधर 1, यानी कि 13 शेषफल ले आया। भाग किसका दिया है? 7 का। यही यूक्लिड महोदय ने बोला कि आपका जो शेषफल आएगा वो कभी भी इस भाजक से बड़ा नहीं आएगा। नहीं तो कोई बच्चा 28 तक ही बोलेगा, 35 भी नहीं जाएगा। कोई 14 से ही काम चला रहा है, कोई 21 तक पहुंच रहा है, भांति भांति के। और कुछ तो अभी ऊपर से संख्या नहीं उतरी फिर भी भाग जा रहा है बेचारे का। कितनी बार? 1 बार। और वो यहां 7 लिख रहा है और यहां 6 लिख रहा है, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं रहा है ना बच्चों। कुछ बच्चे ऐसे हमारे को करते हुए पाए जाते हैं कि सर हमारा तो 51 आया और फिर वो शेषफल 6 आया। अरे वो 51 नहीं, आप 6 तक नहीं पहुंचे। ठीक है, तो ये अभी अन्य और उदाहरण लेंगे तो आपको समझ। तो बच्चों एक मिनट, मैं अगर आपसे पूछूं कि 7 के मामले में शेषफल क्या क्या आ सकता है, जरा सोचिए तो। हां, आप सोचिएगा जरा भी। 7 से हम अगर डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल क्या क्या हो सकते हैं, विचार करिए तो आपको मालूम चलेगा कि 0, अगर पूरा पूरा भाग गया तो 0 शेषफल हो सकता है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, 5, 6 तक हो सकते हैं। क्योंकि एक अंक अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाता 49 तो शेषफल 0 आ जाता, और 50 हो जाता तो 50 हो जाता तो 1 शेषफल, 51 हो जाता तो 2। ऐसे चलते हैं बच्चों। तो अभी हम विस्तार से बात करेंगे, चिंता मत करो कि विभाजन एल्गोरिथम ये और विभाजन प्रमेय का है क्या। मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद।
बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आईसीटी इन लाइव क्लासेस में। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझिए। अभी हमने प्रैक्टिकल वे में समझाया, अब इसका जो पेज नंबर आप लोगों के कितने 3030 पे छपा हुआ है वही हमने लिखा है यहां पे, और वही आप लोगों को महत्वपूर्ण बिंदु में मिलेगा। पेज नंबर 3030। एक बार हम इसको बोल के बता देते हैं। यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है, a हमारा भाजक होता है, a भाजक होता है, भाज्य होता है a, और b भाजक है, ठीक है। a और b, a क्या है? भाज्य। जो अंदर अभी मैंने 48 लिया था ना बच्चों, एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं जिससे आपको समझ आए। मान लीजिए मैंने 55 ले लिया और हम भाग दे रहे 9 का, तो 9 का भाग इसमें 6 बार गया। कितनी बार? 6 बार। पूरा पूरा नहीं जा रहा, 9 का भाग गया 6 बार। 9 गुणा 6 54, 54, तो बचा 1। ये हमारा b है। 9 का जो मान है वो इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में b का मान है, और ये जो 55 है ये a है, और ये हमारा q है, q, BQ, q, ठीक है। और ये हमारा r है। तो यही मैंने पूछा था कि जो शेषफल है, शेषफल है बच्चों, ये संख्याएं तो कुछ भी हो सकती है, बस इनमें शून्य वन्य नहीं लेना। a और b के लिए q और r शून्य हो सकते हैं, q और r में शून्य हो सकते हैं, लेकिन a और b दो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक, पॉजिटिव, यानी वही नेचुरल नंबर्स में गिर गए वो। कम ऑन। अब सुनिए मेरी बात कि यहां 9 के केस में, 9 के केस में हमारा शेषफल अगर यहां 54 होता, मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों, संख्या 54, 55 जो ये थी, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ऐसे चल रही है। अब हमने 9 का भाग दिया, तो इसमें हमारा शेषफल जो है ना बच्चों, शेषफल डिवाइडेड बाई 9 कर रहे हैं हम सभी को, तो शेषफल यहां शून्य आया। इसमें शेषफल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं बोलेंगे। 9 क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि 63 में हमारा भाग फिर से चला गया। तो आपने देखा शेषफल, अगर बच्चों सुनो सुनो सुनो, अगर b का मान 2 होता है तो r 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। अगर b यानी कि हमारा भाग देने वाली संख्या, भाजक, भाजक अगर 3 है तो r हमारे पास 0, 1, 2 हो सकते हैं। अगर b का मान 4 है, कितना है? 4, तो r का मान 0, 1, 2, 3 हो सकता है r का मान। इसीलिए आप देखेंगे दशमलव में अगर बटे में 4 है तो दशमलव में या तो 0.25 आएगा या 0.5 आएगा, 0.75 आएगा। अभी 10th का रिजल्ट जल्दी ही आ रहा है, पिछले साल वाले 10वीं के बच्चों का रिजल्ट, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि वो 600 में से नंबर हैं, 600 में से। तो 600 के अंदर 6 नंबर की 1% बनती है बच्चों। कितने? 6 नंबर की। तो वहां आप देखना किसी भी बच्चे का, अगर वहां b का मान 6 होने से r या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इतने शेषफल आ सकते हैं। तो या तो पूरा पूरा पूर्णांक में उसकी परसेंटेज होगी, नहीं तो दशमलव के बाद में, हम पॉइंट के बाद की बात कर रहे, पॉइंट के बाद में 16666, ये 1/6 के लिए भिन्न बनी। 2/6 के केस में 0.33333 चल रहा है। तो इसमें बच्चों बोर्ड के अंदर वो राउंड ऑफ कर देते हैं, 17 लिखा हुआ मिलेगा, 0.17। तो कंफ्यूज नहीं होना, वो 66 को राउंड ऑफ कर दिया उन्होंने, ये 0.33 ही मिलेगा।
और इधर अगर मान लीजिए 3/6 है, इधर क्या हुआ था 1 मिनट बच्चों 2/6, और फिर 3/6 का मतलब हुआ 1/2 और उसका मतलब 0.5। ये हमने गलती से 3 लिख दिया था, 2/3 का तो मान 0.6666 होता है। इस तरह से 4/6 हो सकता है, 5/6 हो सकता है, 6/6 नहीं होगा, शेषफल 6 आएगा ही नहीं। तो 4/6 में 0.666 चला तो वो 0.67 हो जाता है। और अगला जो है वो 0.83, 5/6 में 0.83333 चलता रहता है। ये ध्यान रखिए, ये थी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की बात। अगर अभी भी आप लोगों को कहीं कोई डाउट हो, कोई शंका हो, तो आप पूछ सकते हैं। यस, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है, हम एक दो और अन्य उदाहरण भी ले लेते हैं, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि क्या a का मान है, क्या b का मान है। और 2.1 एक्सरसाइज उदाहरण को थोड़ा सा आप समझ के बैठिएगा बच्चों, कल की क्लास के मतलब अगली क्लास के लिए, ठीक है। 2.1 की जो एक्सरसाइज पेज नंबर 32 33 पे है, थोड़ा सा आप देखिएगा, उसको उदाहरणों से समझने की कोशिश कीजिए। यस, और इनको बच्चों अगर हम लगातार यूज लेने इन कड़ियों को, किनको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बन जाती है वो, अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को बारंबार हम यूज लें। जैसे आपके 2.1 में जो सवाल नंबर 4 है, उसमें लिखा है निम्नलिखित संख्या युग्मों का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। तो इसी का बारंबार यूज लेने पे वो बन जाती है, उसका नाम हो जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या बन जाता है? विभाजन एल्गोरिथम। इसके लिए हम आप लोगों को पुनः पुनः समरी में लिए चलते हैं, सारांश में लिए चलते हैं। सेकंड पॉइंट आप लोगों को मिलेगा पेज नंबर 45 पे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इस विधि में दो धनात्मक पूर्णांकों का मैसे पे ज्ञात किया जाता है, महत्तम समावर्त्य, ठीक है, महत्तम समावर्तक ज्ञात किया जाता है। और इसमें अलग अलग चरण, चरण 1, चरण 2, चरण 3 वगैरह वगैरह लिए जाते हैं। ये ध्यान रखिए, वो जब हम HCF वाला सवाल करवाएंगे तब समझ आएगा। अब देखिए बच्चों, हम यही बात आपसे पूछ रहे हैं, सम और विषम वाले सवाल होंगे। अभी केवल हम रफली समझा रहे हैं कि A = BQ + R। मोटे तौर पे ये है, जहां पे R क्या है कि 0 के इक्वल भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन B से हमेशा छोटा होगा। ये समरी आ गई इसकी यहां पे, A = BQ + R। अब अगर हमने B का मान 2 लिया है, 2, ध्यान से समझना, B का मान 2 लिया है, तो R हमारे पास में 0 हो सकता है या R हमारे पास में 1 हो सकता है। तो इसका मतलब A बराबर क्या आया हमारे पास, इधर लिख रहे हैं हम, A बराबर, हां 2Q, और 1 में A बराबर बना 2Q + 1। इसमें +0 हमने नहीं लिखा, तो इससे ये संख्या बनी सम संख्या और ये बनी विषम संख्या। सम और विषम का ये कंसेप्ट। अगर मैं B का मान लीजिए 2 नहीं लेके 4 ले रहा हूं, ठीक है ना, सम संख्या, B का मान सम संख्या में ही लेंगे बच्चों, ध्यान रखिए। यस, अगर B का मान हम 4 ले रहे हैं, कितना, 4, क्योंकि सम और विषम के लिए आप देखेंगे, सम और विषम प्रूव करने के लिए B का मान आपको 2, 4, 6, 8 इस तरह की संख्याएं मिलेंगी। तो यहां अब हम B का मान 4 ले रहे हैं। यदि B बराबर 4, तो R के मान क्या क्या हो सकते हैं? B बराबर 4, यस, R का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो हमारी 4 स्थितियां बनी। यानी B का जो मान होता है ना, स्थितियां उतनी होती है बच्चों, क्योंकि एक जगह वो 0 आ जाता है, ठीक है। तो यहां
हमारा एक हुआ 4q, एक हुआ 4q प्लस 1, एक हुआ 4q प्लस 2 और एक हुआ 4q प्लस 3। तो इनमें ये दोनों जो चीज हैं ये सम के अंदर चले जाएंगे और ये ए का जो ये मान है, ए का जो ये मान है, ये और ये विषम के पार्ट हो गए। इसी तरह से सम और विषम निकालने में एक सवाल नंबर 3 है आप लोगों के, सम और विषम वाला। उसमें बी की जगह 6 ले लिया बच्चों, बी की जगह 6। तो बी का मान 6 होने पर आर के लिए क्या क्या स्थितियां बनेंगी? हां, बी बराबर 6 है तो आर क्या क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इनमें भी हमारे को सम और विषम बताना है, सम और विषम बताना है। वो एक्सरसाइज के सवाल हैं इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पर आधारित। तो आज हमने केवल बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को समझाए। पूर्व ज्ञान आपका जो था प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक वगैरह पे, परिमेय अपरिमेय क्या होता है उनके बारे में हमने समझाया। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।